हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। डेट क्या हमारी? आज की डेट है 1 जुलाई 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। क्या है भाई बहन हमारा पहला आर्टिकल? पहला जो हमारा आर्टिकल है वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में है। क्या है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के बीच में, जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, उनके बीच में जो जल को लेके जो विवाद होता है उसके बारे में हम यह आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में ये जो हमारा आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपका प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्री में भी ये काम आने वाला है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल काम का है। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? केंद्र सरकार ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए हाई लेवल की एक कमेटी का गठन किया है। ये तो न्यूज़ सदियों से न्यूज़ में आ रही है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बैकग्राउंड क्या है? दरअसल आपने सुना होगा, भारत में देश आज़ाद होता है, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। उसके बाद में राज्यों का बंटवारा हो जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे राज्य अलग अलग हो जाते हैं। कोई भाषा के आधार पर बंटता है, किसी और आधार पर भी राज्यों का विभाजन होता है। अब राज्यों का विभाजन तो होता है, ठीक बात है, लेकिन आप ज़रा सोचो, ये हमारा क्या है? भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। अब यहाँ पे देखो, ज़्यादातर जो विवाद हो रहा है ना वो इन राज्यों को लेके। ये आपका कर्नाटक है, ये आपका तमिलनाडु है, ऊपर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ये तेलंगाना है, ऊपर ये गोवा आ जाता है, फिर ये महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, इधर मध्य प्रदेश आ जाता है, ये गुजरात आ जाता है, ऊपर राजस्थान आ जाता है। अलग अलग राज्य हैं। अब यहाँ पे देखो, नदी आ रही है तो नदी किसी एक राज्य में तो जाएगी नहीं, अलग अलग राज्य से फ्लो होएगी। जैसे कि ये कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है? कावेरी नदी के बाहर की बात करें तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में ये फ्लो होती है। तो वहाँ से ऊपर से कहाँ आ रही है? तमिलनाडु में आ रही है। तो ये जो कर्नाटक है ये क्या कहेगा कि भाई हमारे राज्य में से जा रही है तो इस नदी पर अधिकार किसका है? कर्नाटक कहेगा हमारा है, केरल कहेगा इस पर हमारा अधिकार है, तमिलनाडु कहेगा इस पर हमारा भी अधिकार है क्योंकि हमारे राज्य में भी बह रही है। इस प्रकार की नदी को लेके, नदी के जल को लेके विवाद है वो अलग अलग राज्यों में चलता रहता है। इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या होता है? हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया है, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई है जो इस प्रकार के विवादों का क्या करेगी? समाधान करने का काम करेगी। तो कई सारे राज्यों के बीच में इस प्रकार का विवाद है, कई सारी नदियों को लेकर इस प्रकार के विवाद हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, हमने ये बात देखी। बैकग्राउंड क्या था? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है क्या? जब एक नदी दो या दो से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है तो उसके बंटवारे को लेके, उसके नियंत्रण को लेके, उसके पानी को लेके अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद होता है, विभेद हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कहलाता है, नदी विवाद कहलाता है। भारत में अधिकांश नदियां है वो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, इस वजह से ये परिस्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? ये जो अंतर्राज्यीय नदी जल को लेकर विवाद होता है, इस विवादों को रोकने के लिए, समाधान करने के लिए क्या हमारे संविधान में कोई प्रावधान किया गया है? डेफिनेटली हमारे संविधान में है वो प्रावधान किया गया है। संविधान का जो आर्टिकल 262 है, 262 है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अंतर्राज्यीय नदी जल के बारे में। आर्टिकल संविधान का 262 है, उसमें अंतर्राज्यीय नदी जल के बारे में लिखा हुआ है। संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल होता है उसके विवादों को निपटान करने के लिए, समाप्त करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संसद न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिडिक्शन को सीमित भी कर सकती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या बात लिखी है। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 262 में। क्या लिखा है आर्टिकल 262 में? आर्टिकल 262 में एक बार जरा समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में। नदी जल विवाद के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है। तो क्या हमारे संविधान में कोई प्रावधान है? ये प्रीलिम के लिए फैक्ट आपको याद रखना है। ये फैक्ट आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है कि नदी जल के विवाद का समाधान करने के लिए क्या प्रावधान है। तो हमारे संविधान में, संविधान का कौन सा आर्टिकल बताओ जरा? संविधान का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 262। कौन सा आर्टिकल है? संविधान का आर्टिकल 262। क्या लिखा है संविधान के आर्टिकल 262 में? संविधान के आर्टिकल 262 में लिखा है, क्या लिखा है?
लिखा है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई जल को लेकर विवाद हो, नदी को लेकर विवाद हो, तो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के पास में इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या है, पावर है। यानी ये पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 है वो शक्ति देता है, पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 देता है, शक्ति देता है कि ये अंतर्राज्यीय नदी जल के समाधान विवाद को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कानून बना सकता है। फिर से सुनना, मैं क्यों बता रहा हूँ ज़रा देखो। हमारे संविधान की अनुसूचियों में क्या लिखा है, अनुसूची जो 17 है उसमें लिखा है जल, सिंचाई, नहरें, जल है वो राज्य का विषय है, लेकिन अंतर्राज्यीय नदियाँ इसमें शामिल नहीं है। यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, संविधान में लिस्ट दी हुई, क्या लिस्ट दी हुई है, एक हमारी केंद्र सूची है, इसे हम संघ सूची कहते हैं, केंद्र सूची इसे हम संघ सूची कहते हैं। दूसरी हमारी राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी समवर्ती सूची है, इसे हम कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची यानी कि इसे कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। अब संघ सूची में कई सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन जब ये पानी का मुद्दा है, पानी, जल, सिंचाई, ये सारा कहाँ पर लिखा है, इन सारों पर कानून बनाने का अधिकार किस पर है, इन मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई सब जल, ये जो पानी होता है, सिंचाई होता है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, तो नदी का जो जल है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास में। आप कहोगे नहीं, नदी जल के जो होता है, नदी का जो जल होता है या अंतर्राज्यीय जो नदी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बहने वाली नदियाँ होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास में। कौन से आर्टिकल के तहत, संविधान के आर्टिकल 262 के तहत ये अधिकार किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। संघ सूची की ये 56वीं एंट्री वहाँ पे लिखा है 56 में, संसद को अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन और नियम बनाने का अधिकार है वो दिया गया है। इसलिए संसद ने क्या किया है, इसलिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अधिनियम बनाया था, आपका 1956 में अधिनियम बनाया था, अनुच्छेद 262 के तहत बनाया था, और ये राज्यों के बीच में जो विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान करती है, नया अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया था। हाल ही में एक और इसके द्वारा बनाया गया है, राजो लिबाना डाइवर्जन स्कीम है, इसके तहत तुंगभद्रा नदी पर क्या किया है, कृष्णा नदी के सहायक है, वहाँ पर ये सारा प्रोग्राम है वो किया गया है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, क्या समझाना है। हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्या आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल हमारा है अंतर्राज्यीय नदी विवाद कह सकते हो, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कह सकते हो, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है, कोई काम की न्यूज़ हमारी यूपीएससी के लिए नहीं है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 262 है, ये केंद्र सरकार को पावर देता है, केंद्र सरकार को पावर देता है, क्या पावर देता है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, केंद्र सरकार इस पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, इस पे नियम बना सकती है। ठीक है सर, पता चल गया हमें, केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनो जरा, या तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। आगे और बात देखो, ठीक है। अब हमने देखा था जो हमारी अनुसूची है, अनुसूची में ये जो नदी का बातें हैं, नदी की बातें हैं, ये नदी जल की बातें वो कहाँ लिखी है, जल की बातें हैं वो राज्य सूची में लिखी गई है, लेकिन जो अंतर्राज्यीय नदियाँ होती है, अंतर्राज्यीय नदियाँ होती है, ये शक्ति कहाँ पर दी गई है, तो अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित जो भी नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, वो काम कौन करेगा, तो वो काम है वो केंद्र सरकार है। यानी कि घर का पानी है, घर में ही कोई पानी का कुछ काम करना है, घर में ही कुछ काम करना है, पानी से रिलेटेड हो, सिंचाई से रिलेटेड हो, राज्य की ही बात हो रही है, तो वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य को है। परंतु घर की बात नहीं हो रही हो, बात कहाँ की हो रही हो, बात हो रही हो राज्य के बाहर की, दो या दो से अधिक राज्य, एक राज्य राजस्थान है,
गुजरात है, मध्य प्रदेश है, 2-3 राज्यों की बात हो रही हो तो वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। किसको होगा? केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को होगा, यानी कि मोदी जी को ये अधिकार है वो दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात करते हैं। तो क्या संसद के द्वारा इसका उपयोग करते हुए कोई कानून बनाया गया था? डेफिनेटली संसद ने इसका उपयोग करते हुए कौन सा कानून बनाया था? 1956 में एक कानून बनाया था। 1956 में एक कानून बनाता है, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट अधिनियम 1956 है, वो संसद के द्वारा बनाया गया था। अंतर्राज्यीय नदी जल के विवाद के कारण क्या है? यानी कि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के बीच में नदियाँ होती हैं, इसे हम इंटर स्टेट रिवर कहते हैं। ये जो इंटर स्टेट रिवर होती है, इसको लेके विवाद चलता क्यों है? एक्चुअल रीज़न क्या है? कौन सी घटना है? कौन से कारण हैं? ये कारण आप मेंस में लिख सकते हो कि इन कारणों की वजह से 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है नदी के जल को लेकर। तो कौन कौन से कारण हैं ये आप सोच भी सकते हो। क्या कारण होगा? पहले पानी की आवश्यकता, पहले भौगोलिक कारण, ऊपरी धारा वाले राज्य को अधिक पानी के लिए डिमांड करते हैं, मैं अभी समझा दूंगा, भौगोलिक कारण। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की सीमाएं नदी घाटियों के आधारित नहीं थी। तीसरा, संविधान में अस्पष्टता, संविधान इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं करती है। पानी की डिमांड, अन्य कारण, मैं आपको समझाता हूँ क्या कारण हो सकते हैं। समझिए जरा, पहला पूरा आर्टिकल ही आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक लिखता हूँ। टॉपिक क्या हमारा है? टॉपिक हमारा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ये हमारा टॉपिक है। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, न्यूज़ में कोई खास हमारे लिए काम की है नहीं। तो फिर क्या देखना है? संवैधानिक प्रावधान, संविधान का आर्टिकल 262 इसके तहत प्रावधान करता है, केंद्र सरकार को शक्ति देता है, और घरेलू जो पानी है उसके लिए राज्य सरकार को पावर दी जाती है, और जो नदियाँ होती है 1 से 2 राज्यों के बीच में, उसके लिए केंद्र सरकार को पावर दी जाती है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1956 में एक अधिनियम बनाया है। ठीक है सर। कारण, विवाद का कारण क्या है? अगर विवाद के कारण की बात करें तो कौन सा कारण है? सबसे पहला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण को समझो। ये भारत का मैप है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से ये कर्नाटक से नदी आ रही है, कहाँ जा रही है? तमिलनाडु में जा रही है। यानी पहला पानी कहाँ जा रहा है? कर्नाटक में। फिर कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु में। यानी कि अपवर्ड कौन सा है? मैन बॉस कौन माना जाएगा? मैन बॉस किसको माना जाएगा? कर्नाटक से, क्योंकि नदी यहाँ से निकल के कहाँ जा रही है? तमिलनाडु में जाएगा। तो कर्नाटक कहेगा हमारी जमीन, हमारी भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि नदी हमारे से ही आई है। मान लो ये खेत है, ये खेत है, यहाँ पे कोई है ना पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उसके डालियाँ है वो इनके खेत में जा रही है, तो ये हक तो ये जताएगा कि भाई खेत तो हमारे पेड़ में लगा हुआ है, ऐसा करोगे तो मैं इस डाली को ही काट डालूंगा, तो तुम्हारे वहाँ पे डाली नहीं आएगी, तुम फल खाओगे कैसे? तो इसी प्रकार से कर्नाटक क्या कहेगा? नदी हमारे यहाँ से आई है, तुम्हारे यहाँ पे आई नहीं है, तो ज़्यादा भूमिका किसकी होगी? हमारी होगी। तो पहला कारण क्या है? भौगोलिक कारण है। पहला कारण क्या है? भौगोलिक कारण है। नदी की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है? भौगोलिक कारण है, ज्योग्राफिक लोकेशन कैसी है। दूसरा हमारा है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ये क्या मुद्दा है? जब हमारा देश डिवाइड हुआ था, डिवाइड मतलब देश का क्या हुआ था, ये अलग अलग राज्य बने थे, तब हमें नहीं पता था भाई किस प्रकार की परिस्थिति अभी चल रही है, हमें नहीं पता था, है ना, किस प्रकार की परिस्थिति चल रही है। हमने राज्यों को यूँ काटा, यूँ काटा, यूँ काटा। अब नदी तो जैसी जा रही थी वही जा रही थी, नदी के अकॉर्डिंग तो हमने राज्यों को नहीं काटा है। अब जैसे काटा तब इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? विवाद हो गया। यानी कि राज्यों का इस प्रकार से हमने गठन किया जिसमें नदियों का गठन सही से नहीं कर पाए, इस वजह से भी विवाद होता है। तीसरा क्या है? तीसरा आप लिख सकते हो संवैधानिक अस्पष्टता। संवैधानिक अस्पष्टता यानी कि इसमें ये जो क्या है, इसमें देखो जरा, संविधान का आर्टिकल 262 है, ये कहता है कि नदियों से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। बाकी नॉर्मल स्थिति में जल से सिंचाई वगैरह का कानून कौन बनाएगा? तो वो राज्य सरकार बनाएगा। तो अब ये विवाद का कारण है कि भाई अस्पष्ट है, ऐसा या तो राज्यों को दे देते या सेंट्रल को दे देते। तुमने तो न तो पूरी तरह से राज्यों को दिया है, ना पूरी तरह से सेंटर को दिया है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति है तुम्हारे द्वारा क्रिएट कर ली गई है। चौथा क्या है? चौथा है जल की डिमांड, जल की मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता है जल संकट बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है?
इसकी वजह से आपके मांग भी बढ़ती जा रही है और मांग के चलते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी की कमी है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से क्या डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, नदी को लेके विवाद है वो देखने को मिल जाता है, नदी के जल को लेके विवाद देखने को मिल जाता है। मेंस में ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। प्रमुख समस्या क्या है राज्यों के बीच में, अब अगर किसी राज्य के बीच में नदी के पानी को लेकर तनाव बढ़ता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दो राज्यों के बीच में तनाव बढ़ेगा, कृषि प्रभावित होगी, पीने का पानी प्रभावित होगी, विकास की जो योजना होती वो नहीं हो सही से काम करवाएगी। हमारा जो मॉडल है वो कैसा है, संघीय मॉडल है, संघीय मॉडल पर प्रॉब्लम आएगा और ये जो कोर्ट वगैरह होते हैं, अधिकरण होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं हो सकते हैं। समाधान में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ये अच्छा शब्द है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। तो सारी राज्य है वो आपस में मिलकर प्यार से रहो, राज्यों के बीच में नियमित संवाद हो, आपस में बातें करो, केंद्र सरकार है वो मध्यस्थता करे, नीति आयोग के अंतर्गत मध्यस्थता की जाए और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान ढूंढा जाए, जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग पानी है वो दिया जाए। कानूनी सुधार, ये जो कानून बना है वो पुराना हो चुका है, इसमें संशोधन करो और नए प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है। तो पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दो, कानून में सुधार करो। फिर क्या है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, यानी कि क्या करना आपको, तकनीकी का उपयोग करते हुए जहाँ पर पानी की आवश्यकता है वहाँ पर ज़्यादा पानी बढ़ाओ। कुछ नदियाँ ऐसी है जिसके पानी का सही से उपयोग नहीं किया जाता, इसमें एक्स्ट्रा पानी है, तो जहाँ पर पानी की कम है वहाँ पे पानी दे सकते हो। सस्टेनेबल वाटर का यूज़ होना चाहिए, अच्छी तरीके से वाटर यूज़ करो। जन भागीदारी, लोगों की भी आपस में भागीदारी बढ़ा सकते हो आप। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप प्रीलिम का देख लेना और मेंस का भी ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये शानदार सा आर्टिकल था, प्री मेंस दोनों के लिए काम का था, आप देख सकते हो। चलते मारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कहाँ है अपना, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी इमरजेंसी के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 352 की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 352 की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल क्यों है न्यूज़ में, संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस, यानी कि संविधान हत्या दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया है। सन 1975 में हमारी जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई की थी। तो उसको कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, 50 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है, तो न्यूज़ हमारे लिए खास काम की नहीं है, हमारे लिए आपातकाल का जो मुद्दा है वो काम का है। प्रीलिम के लिए याद रखना है कि भाई आपातकाल की बात की कहाँ पर की गई है। तो आपातकाल पहले तो होते कितने हैं, आपातकाल की बात करें हमें अलग अलग प्रकार के आपातकाल है वो देखने को मिल जाता है। पहला इसे कहा जाता है पूर्ण आपातकाल कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 352 में है। एक आपके 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल होता है, एक 360 के तहत वित्तीय आपातकाल होता है, यानी कि 3 प्रकार की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। एक आपकी कौन सी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जो कि आपके 1975 में लगा था। दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और लास्ट जो आपका है वो है वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो बात करें 352 वाला जो आपातकाल है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत कब लगाया जाता है, जब देश में युद्ध चल रहा हो, जब देश में एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहर से आक्रमण हो रहा हो। ऐसा नहीं कि बाहरी आक्रमण न हो, बाहर से आक्रमण हो रहा हो, फाइटिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, फाइटिंग हो रही हो, तब लगा सकते हो। और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन की बात हो रही है यहाँ पे। पहले क्या था, पहले यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस था, आंतरिक अशांति। जैसे क्लास में मुन्ने नन्हे मुन्ने गुड्डे गुड़िया चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने गुड्डे गुड़िया चिल्ला रहे हैं, तो भी आपने क्या कर दिया है, आपातकाल लगा दिया कि भाई बच्चे हैं वो चिल्ला क्यों रहे थे। बट नहीं, आप नॉर्मल चिल्लाने की स्थिति में आपातकाल नहीं लगा सकते हो। कब लगा सकते हो, जब यहाँ पे क्या हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो, तभी जाके लगा सकते हो। ये पूरे भारत में लग सकता है, भारत के किसी एक क्षेत्र में लग सकता है, किसी भी जगह पर लगाया जा सकता है, पूरे देश में किसी देश की जगह पर भी ये आपका नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इसमें संशोधन देखने को मिला था। संशोधन क्या था, पहले आपके संविधान का आर्टिकल जो 356 था
उसके तहत आपका जो यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम में, आपातकाल किस किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है। एक युद्ध की स्थिति में, एक बाहरी आक्रमण की स्थिति में, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, आर्म्ड रिबेलियन वाला शब्द है, इसकी जगह पर पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस था, और इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का उपयोग करते हुए आपातकाल लगाया था। इसलिए हमारे संविधान का काला दिवस माना जाता है। तो इसे हटाने के लिए क्या बात हो रही है कि भाई साहब ये शब्द है वो संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। एक संविधान संशोधन होता है 42वां, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे संविधान में कई सारे चेंजेज किए गए थे, और जो 42वां संविधान था उसमें जो चेंजेज किए गए थे उसे वापस हटाया गया था ना, तो वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। यानी कि 42वां था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें संशोधित कर दी गई थी, और 44वें के द्वारा उसे वापस ठीक कर दिया गया था। एक ने बिगाड़ा था, दूसरे ने ठीक कर दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी। पहले आपके क्या था, आर्म्ड रिबेलियन था, इसको हटा करके इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इसे हटा करके आर्म्ड रिबेलियन शब्द है वो जोड़ा गया था। आपको याद रहना चाहिए। अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ है? एक चीन के युद्ध के दौरान 1962 में, एक 1971 में, और एक आपका इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में। ये बात आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? जब बाहरी युद्ध हो, आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का उपयोग करते हुए क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वैसे आपका जो सारी शक्तियाँ है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सारी शक्तियाँ वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पहले तो बहुत इजी था, पहले तो प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी से लगा लेते थे राष्ट्रपति को पूछ के, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कुछ सुधार कर दिए गए हैं। क्या सुधार किए गए थे? सुधार इस वजह से कर दिए गए थे, कोई भी मनमर्जी से कभी भी आपका आपातकाल न लगा दे, इस वजह से इसमें कुछ सुधार किए गए थे। पहले क्या होगा, अगर आपको आपातकाल लगाना है तो एक कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है उसे रिटर्न में लिख के, जैसे मोदी जी को आपातकाल लगाना है तो मोदी जी को अमित शाह है या जो जितने भी मंत्री उनको एक लिखित में एक पत्र भेजना होगा। पत्र भेजने के बाद में संसद की स्वीकृति मिलेगी, ये पत्र जाएगा पार्लियामेंट में विपक्ष भी होता है, अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, और इसके बाद में 6 महीने तक आप लगा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट बीच में हस्तक्षेप भी कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इसे रोक भी सकता है। 1975 में इसका बहुत ही मिसयूज हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, राजनीतिक हितों का दुरुपयोग हुआ था। कई सारे विपक्ष के नेताओं को बिना मर्जी के बिना किसी गलती के जेल में डाल गया था। इस वजह से ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। ठीक है सर, चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है पार्टिकुलेट पोल्यूशन। क्या लिखा है? कणीय प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट। क्या लिखा है? पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। क्या होता है भाई पार्टिकुलेट पॉल्यूशन? क्या होता है आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूशन? कणीय प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। पहले तो व्हाई इट इज इन द न्यूज़। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के वायु की गुणवत्ता लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर क्वालिटी गाइडेंस को पूरा नहीं कर पा रही। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उसने एक गाइडलाइन जारी की है भाई साहब कि आपके वहाँ की जो एयर है वो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले हैं वो इसे क्या कर रहे हैं? इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो इस जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में है। बात करें पार्टिकुलेट पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का मतलब होता है हवा में मौजूद, क्या लिखा? पार्टिकुलेट, छोटे कण। यहाँ पे क्या लिखा है? कणीय। हिंदी में लिखो कणीय। कण का मतलब छोटे छोटे कण। हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे धूल के कण। हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे धूल के कण। क्या है? हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे धूल के कण, धुएं और अन्य कणों से जो हमारी सांस के साथ शरीर में चले जाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक PM 2.5 होता है, PM 10 होते हैं। WHO ने इन प्रदूषकों की सुरक्षित सीमा है वो तय की ताकि इंसान है वो सुरक्षित रह सके। यानी कि हम बात कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे कण होते हैं। ये आपकी हवा में ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, हवा में रहते हैं। आप जैसे सांस लोगे वैसे आपके क्या चले जाएंगे? हमारे शरीर में चले जाएंगे। जैसे आप PM 2.5 कह सकते हो। पार्टिकुलेट जो मैटर होता है 2.5 है, 2.10 है।
तो यहाँ पे लिख सकते हो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे आकार के कण होते हैं। 2.10 है, ओजोन 3 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आपके प्रदूषकों में आते हैं। यहाँ पे सीमा भी दे रखी है, इतने तक ठीक होना चाहिए। हालांकि ये सीमा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रदूषकों के नाम आपको याद रखने के कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से छोटे कण हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2 और CO, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? मानव स्वास्थ्य को प्रभाव डालते हैं, फेफड़ों पर है, बुजुर्गों के लिए हानिकारक है, हमारी विजिबिलिटी कम कर लेता है, जलवायु परिवर्तन है, WHO की गाइडलाइन का पालन है वो नहीं कर पाते हैं। कहाँ से आते हैं ये छोटे छोटे कण? जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों के जो धुआं वगैरह होता है वहाँ से है, उद्योगों से आ जाते हैं, पराली वगैरह से आ जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह है वहाँ से आ जाते हैं, धूल मिट्टी से आते हैं, बिजली से आते हैं, कचरा जलाने से ही आ जाते हैं। प्रभाव क्या पड़ते हैं? ये सारे प्रभाव पड़ते हैं, फेफड़े, हृदय, कैंसर, ये सारे है वो प्रभाव इससे पड़ते हैं। ये प्रीलिम का क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, उसके बाद में ये आप देख लेना, जरूर देखना, प्रीलिम का क्वेश्चन अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। फिर से सुनो, नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नेत्रा सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? नाम से देखो क्या लिखा है, नेत्रा यानी कि नेत्र आँख की बात हो रही है, एयरबोर्न मतलब हवा में कुछ है, मुझे नहीं पता, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता है। नेत्र मतलब आँख से रिलेटेड कुछ है, एयरबोर्न हवा की कुछ बात हो रही है, अर्ली वार्निंग मतलब पहले चेतावनी देने के लिए, कंट्रोल सिस्टम यानी ऐसा कोई सिस्टम है जो हवा में कुछ काम कर रहा है और पहले से कुछ बताने का काम कर रहा है। ऐसा कोई सिस्टम है जो हवा में आँख में देख करके कुछ पहले वार्निंग देने का काम कर रहा है। कोई भी ये जो भी होगी पहले वार्निंग देने का काम कर रही है। तो है क्या? DRDO ने स्वदेशी यानी भारत का खुद का है नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है को फाइनल ऑपरेशनल किया है। यानी कि इसे किसने बनाया है? नेत्रा को DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। ठीक है सर। क्या है नेत्रा? है वो क्या? एक स्वदेशी हवाई निगरानी प्रणाली है। एक ऐसा हवाई है जो कि निगरानी में काम आता है। इसमें विमान पर लगे रडार सेंसर की मदद से दुश्मनों के विमान है, मिसाइल है, जहाज है और अन्य जो हवाई खतरे होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। इसे आसमान की आंख कह सकते हैं, आइज इन द स्काई कह सकते हैं। आसमान में इसे छोड़ दिया जाता है, इसे घूमता रहता है और आंख की तरह निगरानी रखने का है वो काम करते हैं। तो इसे किसने बनाया है? DRDO ने। कैसे बनाया है? खुद से ही, अपने स्वदेशी घर से ही बनाया है। क्या सिस्टम है? इस विमान पर रडार लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, हवा में, समुद्र में दुश्मन जो भी मौजूद होते हैं उनके सिस्टम को ट्रैक करता है और पता लगाने का काम करता है। वायुसेना में रहते हुए चेतावनी देने का काम करता है। विकसित किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। हमारी जो इंडियन वायुसेना है उसने हेल्प की थी। ठीक है, बस ठीक है, ये चीज़ें तो कोई नहीं, इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित किसने किया याद रखना है। विशेषता क्या है? ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रेडार का उपयोग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड यानी कि पहचानने का काम करते हैं, सुरक्षित संचार प्रणाली करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम होता है इसमें, लो फ्लाइंग यानी कि छोटी रेंज में उड़ते हुए सारी चीज़ें देने का काम करता है। महत्व क्या है? भारत में आँख की तरह काम करेगा, हमारी जो निगरानी प्रणाली है उसे मजबूत करने में काम आएगा। उपयोग कैसे हो सकते हैं? बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसका उपयोग किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका उपयोग है वो हमने किया था। ये चीज़, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप देख सकते हो, मेंस का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आप देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सिस्मिक ड्यूबलेट के बारे में। क्या है सिस्मिक ड्यूबलेट? अभी आपको पता है अर्जेंटीना में भूकंप आया था। कहाँ पर भूकंप आया था जरा देखना, ये आपका रहा है आपका वेनेजुएला में एक भूकंप आया था। ये एक देश है कोलंबिया, ये एक देश है ब्राज़ील, ये एक देश है गुयाना। यानी कि वर्ल्ड मैप की ओर जाओ, आप वर्ल्ड मैप बनाओ जरा। ये मैंने बना दिया है, ये मैंने क्या बनाया है? यहाँ पर मैंने बनाया है एक साउथ अमेरिका, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, इधर आपका इंडिया है। तो ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है? वेनेजुएला। यहाँ पे एक देश का नाम है जिसका नाम है वेनेजुएला। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था? भूकंप देखने को मिला था। क्या देखने को मिला? अभी भूकंप देखने को मिला है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। वेनेजुएला में अभी क्या है? बहुत तीव्र, कितना आया एग्जैक्टली याद रखने की आवश्यकता नहीं है,
बहुत तीव्र भूकंप आया है, जिन्हें सिस्मिक डबलेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिस्मिक डबलेट कहा जाता है। ये भूकंप यामरे के पास, काराकस के पास पश्चिम आया। कहाँ पर आया है? यहाँ पर, ये जो है ना, ये है ना काराकस, यहाँ पर ये भूकंप हमें देखने को, ये राजधानी इसकी, इस राजधानी के पास में ये भूकंप हमने अभी देखने को मिला है। बेचारा पहला अमेरिका अटैक कर गया, अभी भूकंप आ गया है। ठीक है, सिस्मिक ड्यूबलेट क्या होता है? सिस्मिक ड्यूबलेट ऐसी स्थिति होती है जब लगभग समान तीव्रता, सेम मैग्नीट्यूड के दो बड़े भूकंप बहुत कम समय के अंतराल में आते हैं। एक भूकंप चल ही रहा था, दूसरा भूकंप भी चल रहा था, दोनों भूकंप साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों भूकंप है साथ साथ में चल रहे हैं। ये मान लो एक लड़का खड़ा था, इसको दोनों गाड़ियों ने एक साथ उड़ा दिया, दोनों गाड़ियों ने एक साथ उड़ा दिया, तो कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सिस्मिक ड्यूबलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मिक ड्यूबलेट, यानी कि ड्यूबलेट का मतलब होता है डबल, सिस्मिक का मतलब होता है भूकंप की जो तरंगे होती है। तो सिस्मिक डबलक मतलब, सिस्मिक ड्यूबलेट का मतलब है दो सिस्मिक एक साथ आए हैं, दो भूकंप है वो एक साथ आए हैं। जब दो भूकंप है वो समान तीव्रता वाले दो भूकंप एक साथ आते हैं तो इसे सिस्मिक ड्यूबलेट भी कहा जाता है। सामान्य भूकंप से पहले एक बड़ा झटका आता है, उसके बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक आते हैं, इसे अनुगामी झटके भी कहा जाता है। लेकिन सिस्मिक ड्यूबलेट में दोनों भूकंप लगभग समान शक्ति के होते हैं, अलग अलग नहीं, आपस में जुड़े होते हैं, फोल्ट इसके आपस में जुड़े होते हैं। ये कैसे होता है? पहला भूकंप है वो किसी फोल्ट की चट्टानों को तोड़ता है, इससे पास दूसरा जो फोल्ट होता है वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, यही तनाव दूसरे भूकंप को उत्पन्न करता है। ये कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है, ये मान सकते हो, आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे ये भूकंप वगैरह है। मान लो ये एक हमारी प्लेट है, ठीक है, ये हमारी दूसरी प्लेट है। मान लो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई है, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराई है या फिर दूर दूर गई है, तो बीच में क्या बढ़ेगा? भ्रंश पड़ेगा। टकराई की तो आपस में क्या बढ़ेगा? भ्रंश पड़ेगा। टकराने की वजह से क्या हो रहा है? आसपास की भूमि है वो क्या बोल रही है? हिलने लगेगी, भूकंप आने लगेगा। लेकिन पहले थोड़ा टकरा, मान लो ये है, मान लो ये है, अब इसकी छोटी सी ज़मीन इससे टकराई थी, एक बार भूकंप का झटका आया, फिर तुरंत एक दूसरी ज़मीन का टुकड़ा टकराया, क्योंकि एक बार टकराई, इनमें मूवमेंट हुआ तो ये भी आके टकरा गई। फिर से समझो जरा, एक ये गाड़ी पड़ी है, ये गाड़ी पड़ी है, एक इधर गाड़ी पड़ी है। आसान भाषा में, हकीकत में ऐसा नहीं होता, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मत सोचना ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली मान लो ये गाड़ी है, गाड़ी इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, ये दोनों गाड़ी आपस में टकराई। इनकी टकराने की वजह से क्या हुआ? दूसरी यहाँ पे पड़ी थी गाड़ी, वो भी आके टकरा गई इनके टकराने की वजह से। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ? सिस्मिक ड्यूबलेट में पहले एक भूकंप आया था, उसकी वजह से दूसरा भूकंप है उसमें उत्पन्न हो गया है, इसे सिस्मिक ड्यूबलेट भी कहा जाता है। ठीक है, मेंस के लिए भूकंप का प्रभाव क्या होता है? जान माल का नुकसान होता है, बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है, सुनामी वगैरह भी आ जाती है, आर्थिक गतिविधि नुकसान होता है, संचार परिवहन का भी नुकसान होता है। सिस्मिक ड्यूबलेट क्यों अधिक खतरनाक होते हैं? क्योंकि दो बड़े झटके लगते हैं, पहले झटके कमजोर हुई, इमारतें ठीक ठाक हुई, फिर दोबारा आ गए तो और हो जाता है, राहत कार्य में देरी लग जाती है। आपदा प्रबंधन के उपाय क्या हो सकते हैं? आपको बिल्डिंग मजबूत बनानी होगी, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना होगा, कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं पहले मैपिंग करनी होगी आपकी, लोगों को इसमें जागरूक करना चाहिए, मॉक ड्रिल करनी चाहिए, और आपदा प्रबंधन तंत्र है वो मजबूत करना चाहिए। भूकंप क्या होता है? जब पृथ्वी की सतह पर अचानक हिलना स्टार्ट हो जाती है, दोनों फोल्ट टकराती है और अचानक हिलना स्टार्ट करती है, इसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब दोनों भ्रंश, ये जो पृथ्वी की सतह है, एक प्लेट है दूसरी प्लेट आपस में टकरा रही है, ये देखो दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, या तो दूर दूर जा रही, बीच में जो भ्रंश बन रहा है, दूर दूर गई तो भ्रंश है, पास में टकराई तो भ्रंश है, ये क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है? भ्रंश आपस में टकरा रही, तो ये भूकंप कहलाता है। और एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर पृथ्वी का वह बिंदु जहाँ के ठीक ऊपर का आपका एपिसेंटर, मैं आपको दिखाता हूँ, एपिसेंटर यहाँ पे बना हुआ है। तो एपिसेंटर वहाँ जहाँ पर आपका भूकंप आया है, जहाँ पृथ्वी के अंदर का वो पॉइंट जहाँ पर भूकंप आया, उसे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, और हाइपोसेंटर फोकस, पृथ्वी के अंदर का वो स्थान जहाँ से भूकंप शुरू हुआ, उसे फोकस कहा जाता है। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, मान लो यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ ये पृथ्वी है, तो इसे कहा जाएगा एपिसेंटर, जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस किया गया, सबसे पहले भूकंप महसूस किया गया है। ये क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम फोकस, कि यहाँ से भूकंप है वो ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ था, यहाँ सबसे पहले आया था। तो एक आपका एपिसेंटर है, एक आपका क्या है? फोकस है। एक जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ था, एक भूकंप सबसे पहले जहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, एक जहाँ पर पहले पहुँचा है और एक जहाँ पर अभी था। तो यहाँ पे क्या दो शब्द लिखे गए, एक एपिसेंटर यानी पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ की बात हो रही है, सतह की बात हो रही है। मैं समझाता हूँ कैसे। ये पृथ्वी की सतह है,
यहाँ पे देखो भूकंप ये हिल रही है, ये सतह है, तो यहाँ पे भूकंप आया है। दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मान लो सतह है, सतह पे भूकंप आ रहा है, तो इसे क्या कहूँगा मैं, ये देखो ये हिल रही है, क्या है, सतह के ऊपर भूकंप आ रहा है, तो इसे कहूँगा मैं एपी सेंटर। अरे रुक जा, एपी सेंटर कहूँगा यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे एपी सेंटर कहूँगा। दूसरा जहाँ से ओरिजिनेट यहाँ से हुआ है, धरती के अंदर वाला भाग है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसे मैं कहूँगा फोकस। ये फोकस है, यहाँ पे आया तो इसे क्या कहूँगा, एपी सेंटर कहूँगा। ऐसे आप इसे आप समझ सकते हो, ठीक है। एक जहाँ से भूकंप आया है उसे कहोगे एपी सेंटर, जहाँ से मतलब पहले जहाँ पे आया है, ये देखो इतनी सारी ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी, मेरा हाथ देखो इतनी सारी ज़मीन थी, ये सबसे पहले महसूस कहाँ किया मैंने, यहाँ पे किया, तो ये क्या है, एपी सेंटर है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, इसे क्या कहूँगा, फोकस कहूँगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सिस्मिक डेवलपमेंट में 2 बड़े बड़े भूकंप आते हैं। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे जापान है, अलास्का, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप है महसूस किए जाते हैं। और कहाँ का भूकंप आता है, एल्पानियन, यहाँ तो विश्व में कहाँ का भूकंप आते हैं, पैसिफिक बेल्ट में आते हैं, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली, यहाँ पे भूकंप आते हैं। अल्पाइड बेल्ट है, जैसे टर्की है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, हिमालय का रीजन है, म्यांमार का रीजन, इसे अल्पाइड बेल्ट कहा जाता है। प्रीलिम में पूछ सकता है अल्पाइड बेल्ट में कौन कौन से रिजल्ट है, अल्पाइड बेल्ट में कौन कौन से रीजन है, जिसमें टर्की, ईरान, हमारे भारत के आसपास का रीजन है वो है। फिर एक कैरेबियन प्लेट का रीजन, जिसमें वेनेजुएला, हैती, डोमिनियन गणराज्य है। फिर अफ्रीका वाला रिफ्ट है, जिसमें इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा है। फिर सैन एंड्रियास, जिसमें कैलिफोर्निया, यूएसए वाला, यहाँ भूकंप हमें देखने को मिल जाते हैं। वेनेजुएला में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैरेबियन प्लेट है, दूसरी आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, इनकी सीमा होने की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप है वो देखने को मिल जाते हैं। ये प्रीलिम और मेंस का क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है, गोल्डन लंगूर के बारे में। ये बेटा गोल्डन लंगूर, बंदूर, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। यहाँ से ऐसे बंदर बैठा देख लो, फिर से यूपीएससी पूछेगी और मैं कहूँगा देखो यहाँ से आया था, इस बार यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन ऐसे प्राणियों पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ये बेटा आपका बंदर, गोल्डन लंगूर। असम में अंतर्राज्यीय वन्य जीव ने, ठीक है, न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम का है गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर के बारे में बात करें तो IUCN के ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि इस बेचारे की संख्या है वो बहुत कम बची है। IUCN के अकॉर्डिंग बहुत कम संख्या बची है। ऐसे देख रहा है बंदर की तरह, मैं कम बच्चा हूँ, कभी भी मर जाता हूँ, क्योंकि मैं उछल कूद करता हूँ, नीचे गिर के मर जाता हूँ, तो बहुत कम संख्या बची है इसकी गोल्डन लंगूर की, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आता है। वाइल्ड लाइफ की शेड्यूल 1 में है, साइट की अपेंडिक्स 1 में आता है। कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, भारत, असम में, भूटान में देखने को मिल जाता है। ये केवल इन्हीं स्थानों पर, यानी कि एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब उमेद चारण तो यही है, एंडेमिक मतलब केवल उसी स्थान पर है, एंडेमिक मतलब वहीं पर पाया जा रहा है, एंडेमिक मतलब वहीं पर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये भारत का एंडेमिक है? यस, भारत और नेपाल का एंडेमिक है। मतलब यूएसए में पाया जाता नहीं पाया जाता है, क्या ये कर्नाटक वगैरह में नहीं पाया जाता है? ऐसा घुमा पर क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये असम, भारत में असम वसम के साइड में देखने को मिलता है। और ये मतलब ऐसे लॉजिकल, अगर थोड़ा दिमाग लगाना हो कि भाई गोल्डन लंगूर का एक क्वेश्चन पूछा है और पूछ लिया, ऑप्शन में आ रहे हैं कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, अपनी माँ को लोग नहीं यार ये तो असम वसम भूटान वूटान में था, यहाँ कहाँ, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। विशेषता क्या है, पत्तियाँ खाता है, कहाँ गए भाई, पत्तियाँ मतलब हस्बैंड को नहीं खाता है, पत्ती जो होती है ना पेड़ों की उसको खाता है, गाय की तरह होता है, ठीक है, गाय की तरह ड्यूरेंट यानी दिन में से एक्टिव होता है, पेड़ों पर रहने वाला इसे एबोर्नल कहा जाता है, पेड़ पे बैठा रहता है, कभी कभी ज़मीन पर भी आ जाता है, कभी भी औकात में भी आ जाता है। गोल्डन लंगूर क्या है, भारत की सबसे दुर्लभ जो रेयर बंदर होते हैं वो है सुनहरे, क्योंकि इस पर सुनहरे कलर के बाल होते हैं इसलिए इसे गोल्डन भी कहा जाता है। सीमा की बात करें तो ये यहाँ पर देखने को भूटान असम के आसपास देखने को मिल जाता है। मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, नदी पर्णपाती वन में देखने को मिल जाता है। खतरा क्या, बहुत सारे खतरे हैं, खतरे हालांकि क्या याद रखना। तो ये आपका बंदर के बारे में आर्टिकल था। बंदर को बारे में पढ़ रहा आपके बारे में ही पढ़ रहे तो शर्म की बात है, बंदर को भी पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फ्यूजियो वोल्केनो के बारे में। किसके बारे में है, फ्यूजियो वोल्केनो के बारे में। तो भाई साहब क्या है फ्यूजियो वोल्केनो, हाल ही में ग्वाटेमाला एक जगह है वहाँ पर हमें वोल्केनो देखने को मिला है जिसका नाम है फ्यूजियो वोल्केनो। ग्वाटेमाला की आप लोकेशन देख लो, ग्वाटेमाला की आप लोकेशन देख लो। ये आपका है ब्राज़ील, ये आपका बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। यहाँ पर जब ये भूकंप आया था वो वेनेजुएला यहाँ पे है, ये ग्वाटेमाला, ये सूरीनाम है। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका है साउथ अमेरिका। कौन सा है, साउथ अमेरिका है। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर यूएसए में देखने को मिल जाता है। नीचे है मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पर एक देश है क्यूबा, ठीक है, हैती है। ये यहाँ पे नीचे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला, एक देश है यहाँ पे ग्वाटेमाला।
नीचे इसके साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, मैक्सिको नीचे एक देश है जिसे हम कहते हैं ग्वाटेमाला कहते हैं। क्या इस देश का नाम क्या है? ग्वाटेमाला। क्या नाम है इसका? ग्वाटेमाला। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है? फ्यूजियो नाम का वोल्केनो देखने को मिला है। तो यूपीएससी अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे फ्यूजियो वोल्केनो कहाँ पर देखने को मिला है, हमें ग्वाटेमाला में देखने को मिला है। फ्यूजियो वोल्केनो कहाँ पर देखने को मिला है? ग्वाटेमाला में देखने को मिला है। तो फ्यूजियो नाम का जो वोल्केनो है, जो हमें ग्वाटेमाला सिटी, जो एक देश का नाम है ग्वाटेमाला, उसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, वहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव का मतलब है हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोकोसस की प्लेट है और कैरेबियन प्लेट है। ये आपकी कैरेबियन प्लेट है, ये कोकस की, ये समुद्री प्लेट है। देखो कोकस समंदर है, कैरेबियन समंदर है, ये दोनों प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों के नीचे धंसने की वजह से क्या होता है, ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है सर। विशेषता क्या है? ये ज्वालामुखी पट्टी कैरेबियन अमेरिकन वोल्केनिक आर्क में आता है। यहाँ पे अमेरिकन कैरेबियन जो वोल्केनिक आर्क है उसकी वजह से यहाँ पे राख है, खतरे, सारे खतरे देखने को मिल जाते हैं। कई बार यहाँ पे ये हमें भूकंप देखने को मिल गया था। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले फ्यूजियो वोल्केनो कहाँ पर है? आप कहोगे ग्वाटेमाला सिटी में है। कौन कौन सी प्लेट है? कोकोसस और कैरेबियन प्लेट है। इसकी वजह से हमें ये भूकंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमने लोकेशन भी देख ली है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जेजू फोरम के बारे में है। हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जेजू फोरम फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी 2026 में भाग लिया है और दक्षिण कोरिया के सहयोग को मजबूत करने की बात की है। जेजू फोरम की बात करें तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये शांति के बारे में बात करती है। दक्षिण कोरिया देश में है, विश्व शांति के लिए, सहयोग के लिए बढ़ावा देने का ये काम करती है। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखो। जेजू फोरम क्या? एक शांति के लिए समझौता है, शांति के लिए कह सकते हैं, एक पहल है जो साउथ अमेरिका के द्वारा होस्ट की जाती है। तो बस बेसिक चीज़ें आप याद रख सकते हो। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, साउथ कोरिया का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पर बहुत सारे देश मिलते हैं, शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साउथ कोरिया का आप है वो मैप देख लेना, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का मैप है वो देख लेना, चाइना के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रूफ ऑफ सिटीजन से रिलेटेड आर्टिकल हमारा। प्रूफ ऑफ सिटीजन यानी कि कौन सा है जो हमारा प्रूफ है कि भाई हम नागरिक है भारत के, इससे रिलेटेड हमारे पास में सबूत क्या है। तो अभी क्या हुआ है, हमारे जो विदेश मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने घोषित किया कि पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट, पहले जो पासपोर्ट होता था तो लोग कहते थे मेरे पास पासपोर्ट है मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ। तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो। मैं पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ तो क्या मैं भारत का नागरिक हूँ? नहीं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो इसका मतलब आप भारत के नागरिक हो। ये बात सही नहीं है। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट किसको दिया जाता है? इंडियन को दिया जाता है। यानी कि पासपोर्ट है मतलब देखो, आप पासपोर्ट लेके ये नहीं बोल सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है मतलब आप भारत के नागरिक हो। समझ नहीं आया? फिर से सुनो। मेरे पास पेन है मतलब क्या हूँ? मैं टीचर हूँ। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास पेन है तो मैं टीचर हूँ, क्योंकि जरूर नहीं कि पेन है वो टीचर, कोई और भी तो मैं हो सकता हूँ। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है आप भारत के नागरिक हो, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते मेरे पास पासपोर्ट है और मैं भारत का नागरिक हूँ। तो विदेश मंत्री ने कहा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं भारत का नागरिक ही हूँ। यानी कि भारत में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे आप ये कह सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ। हालांकि अलग अलग डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पासपोर्ट है ट्रैवलिंग के लिए है, ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट यूज करो, पहचान के लिए आधार है, वोटिंग के लिए वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाए, जैसे आधार कार्ड ले जाके भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ। वोटर आईडी लेके भी ले जाकर भी ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ। क्या बोलते हैं, आधार कार्ड भी ले जाके ये नहीं कह सकते मैं भारत का नागरिक हूँ। कोई भी भारत का नागरिक दिखाने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। वो दिखाने के लिए भारत की कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भारत का कोई नागरिक नहीं है। जैसे मेरे पास पेन थी मतलब मैं टीचर हूँ, लेकिन कोई टीचर नहीं है वो भी पास में पेन तो रख ही सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पासपोर्ट का जो अधिनियम है उसकी धारा 20 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है तो भी वो पासपोर्ट है वो होल्ड कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत में नागरिकता का प्रमाण का कोई अंतिम दस्तावेज नहीं है। अगर यानी कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आधार कार्ड है वो पहचान के लिए है, इलेक्टोरल जो मतदाता सूची है वो वोटिंग के लिए है। सिटीजन सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, वो सर्टिफिकेट के आधार पे आप कह सकते हो नागरिकता। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पे आप जाके कह सकते हो कि मैं भाई भारत का नागरिक हूँ। नागरिकता का हमारे पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है
वो है बंदा बहादुर जी के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बंदा बहादुर जी की शहीद दिवस था, उसके ऊपर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की, इस वजह से न्यूज़ में है। बंदा बहादुर जी के बारे में बात करें तो सिखों के इतिहास के महान योद्धा, खालसा सेना के सेनापति थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के मार्गदर्शन में मुगलों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, पंजाब में खालसा राज की स्थापना की थी, किसानों और भूमि के अधिकारों को महत्वपूर्ण किया था। बंदा बहादुर जी के बारे में बात करें, 1670 में इनका जन्म होता है और 1716 में इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म नाम था लक्ष्मण देव और रजौरी जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी इनके गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बनने के बाद में ये बंदा बहादुर कहलाते हैं। खालसा सेना के महान सेनापति भी कहलाते हैं। मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर, उन्होंने इनको बंदी बनाया था, यातना दी थी और 1716 में महरौली में दिल्ली में ये शहीद हो गए थे। इनके योगदान की बात करें, सैन्य, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध किए थे, उनको हराया भी था। उत्तर भारत में बड़े जो हिस्से थे वहाँ पर मुगलों से मुक्त भी कराया था। सामाजिक आर्थिक सुधार किए थे। सिक्के, इन्होंने नानकशाही सिक्के जारी किए थे और सिख संप्रभुता का प्रतीक भी माना जाता है। ये साहस यानी कि करेज, बलिदान, सेक्रीफाइस, नेतृत्व, लीडरशिप और न्याय, जस्टिस की प्रेरणा भी माने जाते हैं। मूल्य भी इनसे हम सीख सकते हैं। तो ये इनके बारे में था, आपके गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतने ही हमारे लिए आर्टिकल काम के थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मौज काटो। थैंक यू सो मच एवरीवन।